फिरोज शाह तुगलक ये तुगलक वंश का शासक था। ये 1351 से लेकर के 1388 तक गद्दी पर बैठा। ये फिरोज शाह तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद अमीर वर्ग के उलेमा वर्ग के सहयोग से गद्दी पर बैठा था। और ये 20 मार्च 1351 को फिरोज शाह तुगलक का राज्याभिषेक सिंध के थट्टा क्षेत्र में हुआ था। और ये उस समय उस एक वहां पर विद्रोह को दबाने के लिए गया था। तभी उस समय मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो जाने की वजह से उलेमा वर्ग ने उसका वहीं पर राज्याभिषेक करवा दिया था। बाद में आकर के दिल्ली में भी दोबारा से उसका राज्याभिषेक किया गया था। मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था ये आपका मोहम्मद तुगलक का चचेरा भाई था, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद इसका राज्याभिषेक हुआ था। और ये फिरोज शाह तुगलक जो था हिंदू माँ का बेटा था। ये खास बात ये इसकी माँ का नाम था बीबी जैला। जो राजपूत सरदार थे रणमल, उनकी बेटी थी ये बीबी जैला। और फिरोज शाह तुगलक 45 वर्ष की उम्र में दिल्ली का सुल्तान बना था। और इसके पिता का नाम था रज्जब। मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक के पिता का नाम गयासुद्दीन तुगलक था। और गयासुद्दीन तुगलक का ये रज्जब छोटा भाई था, इसलिए ये इसका मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह ने स्वयं को मिस्र के खलीफा का प्रतिनिधि घोषित किया था, यानी कि ये फिरोज शाह तुगलक ने खलीफा को पूरा महत्व दिया था। और खलीफा से 2 बार अपने पद की स्वीकृति भी इसने ली थी। यदि राजस्व व्यवस्था के बारे में हम देखें तो इसने राजस्व व्यवस्था में आपका अपने शासनकाल में जो बहुत सारे टैक्स थे इसने समाप्त कर दिए थे लगभग, यानी कि इसके द्वारा 24 कर समाप्त कर दिए गए थे। जो करों की संख्या बहुत ज्यादा है इसके समय तक हो चुकी थी, इसलिए उसने 24 करों को समाप्त करके सिर्फ केवल 4 कर वसूल किए। और वो 4 कर वो थे जो, यानी कि शरीयत जिनकी वसूली की अनुमति देता है। ये 4 जो टैक्स थे वो आपके खराज, खम्स, जजिया, जकात। ये जो आपका खराज था ये भू राजस्व कर था जो किसानों से लिया जाता था। और ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय किसानों की कुल उपज का 1/3 भाग लिया जाता था। खम्स ये आपका सैनिकों के द्वारा युद्ध के समय लूटा गया धन होता था। जजिया ये गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला कर था, खास करके हिंदुओं से लिया जाता था। और ये आपका सभी से लिया जाता था, लेकिन इसके समय खास बात ये थी कि ब्राह्मणों पर भी लगा दिया गया था। जकात ये आपका अमीर मुसलमानों से लिया जाने वाला कर था जो उनकी आय का 2.5% होता था। और ये गरीब मुसलमानों के ऊपर खर्च किया जाता था उनके कल्याण के लिए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि फिरोज शाह तुगलक पहला आपका सुल्तान था जिसने आपका ब्राह्मणों से भी जजिया कर वसूल किया था। ये ब्राह्मणों से भी जजिया कर वसूल करने का काम इसने किया था, क्योंकि इससे पहले आपका ब्राह्मणों को, यानी कि इससे छूट मिली हुई थी। स्त्रियों से बच्चों से वसूल नहीं किया जाता था, ब्राह्मणों से भी वसूल नहीं किया जाता था। लेकिन चूंकि ये कट्टर सुन्नी मुसलमान था इसलिए इसने ब्राह्मणों से भी जजिया कर को वसूल किया था। यह सल्तनत काल का सर्वाधिक धार्मिक असहिष्णु सुल्तान था, यानी कि एक पूरी तरह से कट्टर सुन्नी मुसलमान था और उसने हिंदुओं को जिम्मी कहा था। और फिरोज शाह तुगलक ने पहली बार ब्राह्मणों से भी जजिया कर वसूल किया था। वो इसलिए क्योंकि वो एक कट्टर सुन्नी मुसलमान था, इस वजह से। फिरोज शाह तुगलक के समय में सरदारों और राज्य के अन्य अधिकारियों को खुश करने के उद्देश्य से जमींदारी प्रणाली शुरू की गई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जमींदारी प्रणाली आपकी इसी के समय स्टार्ट की गई, यानी कि अब आपका नगद वेतन की प्रणाली को समाप्त कर दिया गया था। और सैनिकों को नगद वेतन के रूप में न दिया जाकर के भूमि दी जाने लगी थी। इतलाक प्रथा ये फिरोज शाह तुगलक द्वारा चलाई गई एक प्रकार की हुंडी थी, जिसकी सहायता से राजकीय सिपाही राज्य के अधिकारियों से अपना वेतन प्राप्त करते थे। यानी कि राज्य की जो सिपाही हैं
वो राजकीय अधिकारियों के द्वारा यानी कि वेतन हुंडी के रूप में प्राप्त करते थे। इस प्रथा को यानी कि इतलाक कहा गया है। उसने 1360 में जाजनगर यानी कि उड़ीसा के शासक भानुदेव तृतीय पर आक्रमण कर उसे पराजित किया था। यानी कि आपका फिरोज शाह तुगलक की सेना के द्वारा आपका आक्रमण किया गया था जाजनगर, जो कि वर्तमान में उड़ीसा में है। वहां का राजा था भानुदेव तृतीय। इस पर आक्रमण किया गया और उसे पराजित किया गया। और वहीं पर आपका जगन्नाथपुरी का मंदिर है, उसको भी नुकसान उसी के द्वारा पहुंचाया गया। ये उसने ये सारे काम इसलिए किए थे कि वो कट्टर सुन्नी मुसलमान था। उसकी वजह एक और थी कट्टरता दिखाने की, कि उसकी माँ जो थी ना वो हिंदू थी। इसलिए मुसलमानों को ये नहीं लगा कि उसकी माँ हिंदू है, इसलिए वो हिंदुओं के प्रति सहिष्णुता दिखा रहा है। इसीलिए उसने ज्यादा से ज्यादा कट्टरता दिखाने की कोशिश की थी। 1361 में 1361 में फिरोज शाह ने नगरकोट पर आक्रमण किया। नगरकोट ये आपका हिमाचल प्रदेश में है, और यहाँ पर आक्रमण करके उसने ज्वाला देवी के मंदिर को तोड़ा था। और इस मंदिर से लूट करके बहुत सारी संस्कृत की यानी कि 1300 संस्कृत की पुस्तकों को लाया गया था। और इस के बाद फिरोज शाह तुगलक ने अजुद्दीन खालिद खानी द्वारा दलायते फिरोजशाही के नाम से फारसी भाषा में पुस्तक का अनुवाद करवाया था। ये दलायती फिरोजशाही आपकी जो पुस्तक थी वो आपकी नक्षत्र और दर्शन विज्ञान से संबंधित पुस्तक थी। तो इसके समय में आपका मंदिरों को भी नुकसान पहुंचाया गया था, लेकिन उसने खास बात ये है कि पुस्तकों का भी अनुवाद करवाया था। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बहुत सारे नगरों का निर्माण करवाया गया था, और ऐसा माना जाता है कि लगभग उसने 300 यानी कि नगरों की स्थापना की थी। इसमें से आपका हिसार जो कि आपका हरियाणा में है, फिरोजाबाद, फतेहाबाद, जौनपुर, फिरोजपुर, ये कई नगरों की स्थापना की गई थी। और इन नगरों में यमुना नदी के किनारे बसाया गया फिरोजाबाद ये सुल्तान को सबसे अधिक प्रिय था। और ये आपका जौनपुर नगर की जो नींव इसने रखी थी फिरोज शाह तुगलक ने अपने चचेरे भाई मोहम्मद बिन तुगलक का जो असली नाम है उसका जूना खां के नाम पर उसने जौनपुर नगर की स्थापना की थी। तो ये बहुत सारे नगर आपके फिरोज शाह तुगलक के द्वारा स्थापित किए गए थे, जो आपकी ज्यादातर उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में थे। इसने लगभग 1200 फलों के बागों को लगवाया था। इसके समय आपके बलों जो फलदार यानी कि आपके वृक्ष लगाए गए जिनसे बहुत सारी आय होती थी। इसके अलावा फिरोज शाह तुगलक ने अशोक के 2 स्तंभ जो थे वो आपका टोपरा जो कि हरियाणा में है और मेरठ जो कि उत्तर प्रदेश में है, यहाँ से दोनों से मंगा करके उसने दिल्ली में स्थापित करवाया था। फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली में कुतुब मीनार की मरम्मत करवाई थी, और इसकी 5वीं जो मंजिल है वो इसी की द्वारा बनवाई गई थी। यदि हम कुतुब मीनार के बारे में बात करें तो कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने प्रारंभ करवाया था, जो कि कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी एक सूफी संत थे, उनकी याद में उसने बनवाया था। लेकिन उसकी अकाल मृत्यु होने की वजह से उसको पूरा करवाया था उसके गुलाम और उसके उत्तराधिकारी इल्तुतमिश ने। लेकिन बाद में इसमें कुछ क्षति भी पहुंची थी, और इसकी वजह से फिर फिरोज शाह तुगलक ने इसकी मरम्मत भी करवाई, और 5वीं मंजिल का निर्माण भी फिरोज शाह तुगलक ने ही करवाया था। फिरोज शाह ने मलिक मकबूल को खाने जहां की उपाधि दी थी और उसको अपना प्रधानमंत्री बनाया था। यानी कि उसके समय एक बहुत ही योग्य व्यक्ति था मलिक मकबूल, जिसको उसने खाने जहां की उपाधि देकर के अपना प्रधानमंत्री के रूप में उसने नियुक्त किया था। ये खाने जहां एक बहुत ही आपका महत्वपूर्ण अधिकारी था, इसके पास में काफी जिम्मेदारियां थी। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में हिशामुद्दीन जुनैदी ये बहुत योग्य व्यक्ति था। इसको एक बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई थी राजस्व व्यवस्था से संबंधित, कि उसने ये था कि उसका यह आकलन करना था कि दिल्ली सल्तनत की कुल जो साल भर में कितनी राशि यानी कि जमा होती है, तो ये उसने आकलन करके बताया था कि 6,75,00,000 टंका ये यानी कि वार्षिक आय है उसकी। ये फिरोज शाह तुगलक ने आकलन करवाया था। तो ये आपका ये काम जो किया था हिशामुद्दीन जुनैदी के द्वारा किया गया था। हक ए शर्व, फिरोज शाह तुगलक ने बड़ी 5 नहरों का निर्माण करवाया था, जिसमें यमुना नदी से हिसार तक जाने वाली नहर 150 मील लंबी ये थी, और
उलेमाओं के आदेश पर सुल्तान ने एक नया कर सिंचाई कर लगाया था, जिसको हक शर्फ कहा जाता था। ये उपज का 1/10 भाग होता था, यानी कि 10% लिया जाता था। ये इससे यानी कि नहरों के निर्माण से कृषि कार्य बहुत अच्छा होने लगा था और कृषि की उन्नति फिरोज शाह तुगलक के समय काफी अधिक हुई थी। और फिरोज शाह तुगलक ने जो नहरें बनवाई थी वो ज्यादातर आपके दिल्ली से लेकर के हरियाणा और पंजाब में थी। सुल्तान ने सिंचाई की सुविधा के लिए 5 बड़ी नहरों का निर्माण करवाया था। इन 5 बड़ी नहरें जो थी, इनमें आपका यमुना नदी से लेकर के और हिसार तक की 150 किलोमीटर एक लंबी नहर जो थी। इसके बाद आपकी घग्गर तक 96 मील लंबी, सिरमौर की पहाड़ियों से लेकर के हांसी तक और घग्गर से फिरोजाबाद तक और यमुना से लेकर के फिरोजाबाद तक, ये सारी नहरों का निर्माण उसके द्वारा करवाया गया था। फिरोज शाह तुगलक ने बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए एक रोजगार कार्यालय खुलवाया था, जहां से उसने बेरोजगारों की सूची तैयार करके उनकी योग्यता के अनुसार उन्हें काम देना स्टार्ट किया था। तो ये बहुत बड़ा काम है कि उस समय भी रोजगार कार्यालय खोल करके सीधा रोजगार देने की व्यवस्था थी। आज तो रोजगार कार्यालय से बेरोजगारों का रजिस्ट्रेशन करने के लिए रह गया है, जबकि उसके समय वहां से रोजगार मिल रहा था। फिरोज शाह तुगलक ने मुस्लिम तीर्थ यात्रियों की सुख सुविधा के लिए सराय और कुएं खुदवाए थे और उनको आर्थिक सहायता भी दी, मुस्लिम तीर्थ यात्रियों को। ये काम आपका फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया था। फिरोज शाह तुगलक ने कई महत्वपूर्ण विद्वानों को संरक्षण दिया था और इनके द्वारा कई रचनाएं की गई थी। तो इसके समय आपका जियाउद्दीन वर्नी था, जिसने 2 पुस्तकें लिखी थी, एक फतवा ए जहांदारी और तारीख फिरोज शाही। और आपका फिरोज शाह तुगलक ने खुद अपनी आत्मकथा फतूहाते फिरोज शाही के नाम से फारसी भाषा में लिखी थी। और इसी समय आपके फिरोज शाह तुगलक के समय सीरत ए फिरोज शाही की रचना की गई थी, लेकिन इसके लेखक का नाम ज्ञात नहीं है। और इसके समय फिरोज शाह तुगलक ने, मैंने बताया था कि 2 बार खलीफा से सुल्तान के पद की स्वीकृति ली थी। सुल्तान को उसने बहुत महत्व दिया, खलीफा को बहुत महत्व दिया था। और फिरोज शाह तुगलक ने अपने को खलीफा का नायब घोषित किया और सिक्कों पर खलीफा का नाम भी अंकित करवाया। फिरोज शाह तुगलक का शासन कल्याणकारी निरंकुशता पर आधारित था, यानी कि उसका जो शासन था वो निरंकुश था लेकिन कल्याणकारी भी था। लेकिन कल्याणकारी वो सिर्फ यानी कि मुसलमानों के लिए था, हिंदुओं के लिए कल्याणकारी नहीं था। और आपका दीवाने खैरात, ये दीवाने खैरात एक डिपार्टमेंट था जो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा स्थापित किया गया था। इस डिपार्टमेंट के माध्यम से मुस्लिम अनाथ लड़कियों, विधवाओं और असहाय महिलाओं की सहायता की जाती थी। यहाँ से उनको दान दिया जाता था, अनुदान दिया जाता था। उसके बाद है दारुल सफा। दारुल सफा के नाम से उसने एक हॉस्पिटल स्थापित किया था और ये आपका दिल्ली में उसने हॉस्पिटल स्थापित किया था, जहां पर यानी कि लोगों का मुफ्त इलाज किया जाता था, खास करके मुसलमानों का। फिरोज शाह तुगलक के समय आपका जो दास लोग थे, गुलाम थे, उनकी संख्या काफी बढ़ गई थी और उसे गुलामों का शौक भी था रखने का। उसने देश विदेश से बहुत सारे गुलामों को ला करके यहाँ अपने राज्य में स्थापित किया था। उसके समय 1,80,000 गुलाम थे, इसलिए उनकी देखरेख करने के लिए सुल्तान ने एक डिपार्टमेंट स्थापित कर दिया था, दीवाने बंदगा। और उसने फिरोज शाह तुगलक ने भारत में दासों के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था, क्योंकि वो दास यहीं पर उसने रखना प्रारंभ किए थे। और इन दासों को उसने बहुत ही महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त भी किया था, कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी थी। लेकिन आगे चल करके देखा जाता है तो जो गुलाम थे वही यानी कि इसके राज्य के पतन का भी कारण बना। दारुल अदल, ये क्या था? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा राज्य के प्रमुख स्थानों पर स्थापित अदालतें थी। ये नहीं कि आपके कोर्ट थे जो राज्य के अलग अलग स्थानों पर फिरोज शाह तुगलक के द्वारा स्थापित किए गए थे। खिदमती, ये पराजित हिंदू शासकों से जबरदस्ती उपहार के रूप में लिया जाने वाला कर था, यानी कि ये आपका जबरदस्ती यानी कि पराजित जो हिंदू शासक थे उनसे लिया जाने वाला कर था, खिदमती। और जबा बेवत, ये फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बनाए राज्य के लिए नए कानून थे, यानी कि उसने अपने यहाँ नए कानूनों को बनाया था जिनको जबा बेवत कहा जाता था।
फिरोज शाह तुगलक के समय अदालतें और न्याय की व्यवस्था अच्छी करने की कोशिश की गई थी। फिरोज शाह तुगलक के शासन काल में मंगोलों का आक्रमण नहीं हुआ, ये अच्छी बात रही कि इसके समय किसी प्रकार का कोई मंगोलों का आक्रमण उसको सामना नहीं करना पड़ा था। और उसने लोक निर्माण विभाग की स्थापना की। इसके द्वारा अनेक मकतबों और मदरसों का निर्माण करवाया गया। और फिरोज शाह तुगलक ने खाने जहां तेलगानी के मकबरे का निर्माण करवाया, मतलब जो इसका आपका प्रधानमंत्री था उसका जो मकबरा है वो भी इसने निर्माण करवाया था। प्रथम सुल्तान ये था फिरोज शाह तुगलक जिसने राज्य की तरफ से हज भेजने का प्रबंध किया, यानी कि इससे पहले लोग अपने व्यक्तिगत खर्चे पर जाते थे, लेकिन अब ये फिरोज शाह तुगलक पहला सुल्तान था जिसने राज्य की ओर से यानी कि मुसलमानों को मक्का की यात्रा यानी कि हज की यात्रा करने के लिए भेजने की व्यवस्था की थी। फिरोज शाह तुगलक की इमारतों पर अलंकरण करने के लिए कमल का प्रयोग किया जाने लगा, यानी कि बिल्डिंग को सजावट करने के लिए कमल के चित्र बनाए जाने लगे थे। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है इसके समय की। ये आपका फिरोज शाह तुगलक के बारे में एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि उसके द्वारा मुद्रा व्यवस्था में भी सुधार किया गया था। उसके द्वारा दो नए सिक्के चलाए गए थे, अद्दा और भिक। ये जो अद्दा था ये आपका चांदी का सिक्का था और भिक जो था वो तांबे का सिक्का था। ये साइज में काफी छोटे थे। और इसने एक नया सिक्का चलाया था शंसगानी, ये काफी बड़ा सिक्का था और ये आपका उसके समय सबसे बड़ी मुद्रा थी जो इसके समय चलाई जा रही थी। फिरोज शाह तुगलक के बारे में खास बात यह है कि इसकी मृत्यु 1388 में हुई थी और हौज खास जो दिल्ली में है उसी परिसर में इसको दफनाया गया था। और इसकी मृत्यु के बाद उसके शासन काल में उसके सभी पुत्रों की मृत्यु हो चुकी थी, खास बात यह है। और इसलिए उसका जो पोता था गयासुद्दीन, क्या नाम था, गयासुद्दीन, ये यानी कि गद्दी पर बैठा, मतलब बेटा एक भी नहीं बचा था, इसलिए गयासुद्दीन उसका जो बेटा पोता था वो यानी कि शासक बना। लेकिन ये 5 महीने के अंदर ही उसकी भी डेथ हो गई। उसके बाद नसरुद्दीन मोहम्मद शाह तृतीय ये शासक बना, लेकिन ये 4 वर्ष तक शासन जरूर करता रहा, लेकिन ये भी बहुत कमजोर शासक था। उसके बाद उसका भाई नसरुद्दीन आपका मोहम्मद गद्दी पर बैठा और इसी के समय यानी कि भारत पर 1398 में तैमूर लंग का आक्रमण हुआ था 1398 में। ये आपका फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु के बाद के जो शासक बैठे हैं उनके बारे में बताया मैंने, लेकिन अभी हम फिरोज शाह के बारे में और भी कुछ महत्वपूर्ण बातों को आपको बताएंगे। इसके समय आपके उद्योग और कारखाने भी लगाए गए थे। फिरोज शाह तुगलक ने राजस्व वृद्धि के लिए दिल्ली के पास में लगभग 1300 फलों के बाग लगाए। इनसे यानी कि फलों से जो बेच करके आय होती थी वो लगभग यानी कि आपका 1,80,000 टन का की आय होने लगी थी। इन फलों से नहीं पैसा इकट्ठा होने लगा था। फिरोज शाह तुगलक ने देश को समृद्ध बनाने के उद्देश्य से 36 कारखाने भी लगाए थे अपने राज्य में और इनमें अतिरिक्त उत्पादन का प्रबंध करके राज्य की आमदनी को बढ़ाने की कोशिश की। इन उपायों से न केवल आर्थिक संकट पर विजय प्राप्त की बल्कि राजकोष की स्थिति भी काफी अच्छी हो गई थी। तो इसके समय आपका आर्थिक उन्नति के लिए बहुत सारे प्रयास किए गए थे, जिनमें से आपका बगीचे और कारखाने भी बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इसके समय की खास घटना यह है कि घूसखोरी भी देखने को मिलती है। घूसखोरी देखने को ये मिलती है कि फिरोज शाह तुगलक ने प्रशासन में खुद यानी कि घूसखोरी को प्रोत्साहित किया था। ये इसके समय का अफीक जो है शमशेर सिराज अफीक, वो लिखता है कि सुल्तान ने एक घुड़सवार को अपने खजाने से टंका दिया ताकि वह रिश्वत देकर के अर्ज में अपने घोड़े को पास करवा सके। अर्ज मतलब दीवाने अर्ज जो सैनिक विभाग था, तो वो खुद यानी कि सुल्तान इस बात के लिए प्रोत्साहित कर रहा है, अपने सैनिक को यानी को प्रोत्साहित कर रहा है। एक तरह से देखा जाए तो इसके समय में रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार काफी ज्यादा बढ़ा हुआ था। फिरोज शाह तुगलक की हम धार्मिक नीति को देखते हैं। ये दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान था जिसने इस्लामी नियमों का कड़ाई से पालन करके उलेमा वर्ग को प्रशासनिक कार्यों में महत्व दिया।
आप देखें कि इससे पहले जितने भी शासक हैं, जो सशक्त शासक हैं, वो उलेमा वर्ग को राजनीति से, प्रशासन से अलग रखने का प्रयास कर रहे हैं। आप अलाउद्दीन खिलजी को देख सकते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक को देख सकते हैं। लेकिन ये ऐसा शासक है कि वो खुद यानी कि उलेमा वर्ग को महत्व दे रहा है। उसका कारण ये था कि उलेमा वर्ग के सहयोग से ही ये सुल्तान बना था, इसलिए वो किसी भी स्थिति में इस उलेमा वर्ग को रुष्ट नहीं करना चाहता था, नाराज नहीं करना चाहता था। इसी की वजह से उसने आपका इसको महत्व दिया था उलेमा वर्ग को, और उलेमा वर्ग कई कार्यों में योगदान भी दे रहे थे। न्याय व्यवस्था पर पुनः धर्म गुरुओं का प्रभाव स्थापित हो गया था, यानी कि न्याय व्यवस्था का काम इन्हीं उलेमा वर्ग के लोगों को दे दिया गया था। मुफ्ती कानूनों की व्याख्या करते थे। मुसलमान अपराधियों को मृत्यु दंड देना बंद कर दिया गया था, यानी कि हिंदू जो अपराधी थे उनको तो मृत्यु दंड दिया जाता, लेकिन मुस्लिम अपराधियों को मृत्यु दंड देना फिरोज शाह तुगलक ने बंद कर दिया था। इस प्रकार से उसकी जो न्याय व्यवस्था थी, दंड व्यवस्था थी, वो आपकी पूरी तरीके से देखा जाए तो मुस्लिम कानूनों पर आधारित थी। इतिहासकार एल्फिस्टन ने फिरोज शाह तुगलक को सल्तनत कालीन अकबर कहा था। ये वही एल्फिस्टन है जो इससे पहले के शासक मोहम्मद बिन तुगलक को पागल कहते हैं, और इसी एल्फिस्टन के द्वारा इसकी तारीफ की जाती है फिरोज शाह तुगलक की, और इसको सल्तनत कालीन अकबर कह दिया जाता है। मतलब जिस तरह से आपके मुगल काल में अकबर ने बहुत महत्वपूर्ण काम किए थे, उसी प्रकार से वो यानी कि उतना ही इम्पोर्टेंस फिरोज शाह तुगलक को देता है, और उसको ये सल्तनत कालीन अकबर कह देता है। इतिहासकार आरसी मजूमदार ने इसके बारे में, फिरोज शाह तुगलक के बारे में कहा है कि फिरोज इस युग का सबसे धर्मांध और इस क्षेत्र में सिकंदर लोदी और औरंगजेब का अग्रगामी था। इसने बहुत सही व्याख्या की है। इतिहासकार आरसी मजूमदार ने कहा है कि जो फिरोज शाह तुगलक है, यानी कि इस युग का सबसे धर्मांध व्यक्ति है, यानी कि इससे पहले इतना कोई भी धार्मिक तौर पर असहिष्णु व्यक्ति नहीं हुआ है जितना यानी कि ये हुआ है। और इस क्षेत्र में जो आगे लोधी वंश आएगा, उसमें भी एक आपका बहुत धर्मांध व्यक्ति हुआ है सिकंदर लोधी, उसका ये अग्रगामी है। और मुगल काल में एक बहुत धार्मिक तौर पर असहिष्णु मुगल बादशाह हुआ था औरंगजेब, इन दोनों का उसने अग्रगामी कहा है। ये बहुत सही व्याख्या की है आपके डॉक्टर आरसी मजूमदार जी ने। अब जो मैंने आपके उत्तराधिकारी इनके बारे में बताया था, इसमें आपका नसरुद्दीन मोहम्मद शाह था। ये 1390 से लेकर के 1394 तक गद्दी पर बैठा, और ये आपका तुगलक वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक था। और इसके समय आपका 1398 में मंगोल जो था तैमूर लंग, उसका आक्रमण हुआ था। और इसी के समय में आपका मलिक सरवर नाम का एक हिजड़ा था, इसने आपका एक स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिया था। ये आपका मलिक सरवर जो है, इस ने जौनपुर में अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित की थी, और यहाँ पर शर्की राज वंश स्थापित किया था। और नसरुद्दीन महमूद के समय में ही पंजाब का सूबेदार खिज्र खां था। इसने दिल्ली से स्वतंत्र होने के लिए कोशिश की थी। और उसके बाद है फिरोज शाह के अन्य पुत्र नुसरत शाह ने नसरुद्दीन की सत्ता को चुनौती दी और मुगल साम्राज्य को दो भागों में बांटने के लिए व्यवस्था की। ये आपका तुगलक वंश कंप्लीट हो गया है।